ये कहानी है चोल साम्राज्य की, जो मध्यकाल की एक जबरदस्त समुद्री महाशक्ति थी। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये उस दौर की हकीकत थी। ये उस साम्राज्य की कहानी है जिसने भारत का झंडा सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हिंद महासागर के कोने कोने में फहराया। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे एक मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य ने इतिहास की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक खड़ी कर दी। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चोल राजवंश, ये नाम सुनते ही शायद शानदार मंदिरों की तस्वीरें मन में आती हैं, लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर थी। ये कहानी शुरू होती है 9वीं शताब्दी में और 13वीं तक चलती है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है 11वीं शताब्दी में। ये वो वक्त था जब उनकी नौसेना का डंका पूरी दुनिया में बज रहा था। तो उनकी इस जबरदस्त ताकत का राज क्या था? असल में चोलों ने एक ऐसी नेवी बनाई थी जो अपने वक्त से कहीं कहीं आगे थी। इसे कहते हैं ब्लू वाटर नेवी। ये भारत की पहली ऐसी नेवी थी। मतलब ये सिर्फ किनारे पर रहकर देश की रक्षा नहीं करती थी, नहीं, ये हजारों मील दूर खुले समंदर में जाकर दुश्मन को चुनौती देने का दम रखती थी। और अब जरा इनके जहाजों की संख्या पर गौर कीजिए। 1000, जी हाँ, करीब 1000 जंगी जहाज। उस जमाने में मतलब मध्य युग में इतनी बड़ी नेवी की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पर बात सिर्फ गिनती की नहीं थी, उनकी असली ताकत थी इन चीजों में। बड़े बड़े जंगी जहाज और साथ में छोटी तेज रफ्तार नावें जो पलक झपकते हमला कर सकती थीं। फिर थे उनके समुद्री योद्धा, तूफानों से खेलने वाले। उनके पास थी उस वक्त की सबसे एडवांस नेविगेशन टेक्नोलॉजी, और इन सब को एक साथ पिरोने वाला था एक जबरदस्त विजनरी लीडरशिप। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जिसने समंदर की जंग का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। ये था चोलों का वो मिशन जो इतना बड़ा और चौंकाने वाला था कि किसी ने सोचा भी नहीं था। साल था 1025। सम्राट राजेंद्र चोल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी नौसेना को समंदर के पार एक बहुत बड़े साम्राज्य पर चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया। और निशाना कौन था? श्री विजय साम्राज्य, जो आज का इंडोनेशिया है। सोचिए, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये हजारों किलोमीटर समंदर पार करके एक ताकतवर साम्राज्य को उसी के घर में घुसकर ललकारना था। उस दौर की दुनिया के लिए ये एक शॉक था। क्यों? पहली बात, ये भारत की तरफ से समुंदर पार किया गया पहला इतना बड़ा हमला था। दूसरी बात, इसमें 5000 से ज्यादा एलीट सैनिक शामिल थे। और तीसरी, ये हमला एक साथ कई जगहों पर किया गया था, एक कोऑर्डिनेटेड अटैक जिसने श्रीविजय को सोचने का मौका तक नहीं दिया। लेकिन ये सिर्फ एक जंग जीतने की बात नहीं थी। इस जीत के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था, और वो था समंदर के व्यापार पर पूरा कंट्रोल हासिल करना। तो देखिए, चोलों की नेवी का काम सिर्फ लड़ना नहीं था, बल्कि उनका ज्यादातर जोर तो व्यापार को महफूज रखने और दूसरे देशों से रिश्ते बनाने पर था। मिलिट्री की ताकत तो बस इस सब को मुमकिन बनाने का एक जरिया थी। और जैसे ही श्रीविजय हारा, चीन से लेकर अरब तक के जो मसालों के समुद्री रास्ते थे, उन पर चोलों का एक छत्र राज हो गया। लोग तो यहाँ तक कहने लगे थे कि हिंद महासागर अब चोलों की झील बन गया है। उनके जहाज सिर्फ एक जगह नहीं रुकते थे, वो अरब जाते, चीन जाते, मलेशिया, थाईलैंड, दूर दूर तक, और अपने साथ सिर्फ सामान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को भी ले जाते थे। तो चलिए आखिर में देखते हैं कि चोलों की ये शानदार विरासत क्या है और आज भी इसका क्या असर है। उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज शायद इसी एक सोच में छिपा है कि उन्होंने समंदर को कभी खतरा नहीं माना, बल्कि उसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाया। एक ऐसा रास्ता जो उन्हें दुनिया से जोड़ता था। और समंदर से जो बेशुमार दौलत आई, उसी से बने बृहदेश्वर जैसे आलीशान मंदिर। ये मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये उनकी समुद्री ताकत का जीता जागता सबूत है। आज जब हम इंडियन नेवी को दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी में गिनते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है कि इसकी नींव सदियों पहले चोलों ने ही रखी थी। वही गौरवशाली विरासत आज भी जिंदा है। तो ये साफ है कि चोल नेवी की कहानी सिर्फ भारत के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल पीछे रह जाता है। जरा सोचिए, अगर चोलों की ये समुद्री ताकत कभी खत्म ही न हुई होती, तो आज की दुनिया कैसी होती? इसका इतिहास,
इसका भूगोल, सब कुछ कितना अलग होता। ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी महानता का एहसास दिलाता है।